जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 22 जून 2024 और आज के इस करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स का लेक्चर गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर लेक्चर को एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक न्यूज प्रिलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से हम लोग क्लियर करते हैं। प्लस अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हो तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करो, इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। प्रॉपर आपकी तैयारी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू लेवल की करवाई जाती है, प्लस हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट ये हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से। प्लस आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए, वहां पर आपको वेरियस अपडेट जो है वो सेशन से रिलेटेड मिल जाएंगी। तो ये सब टॉपिक्स हैं आज के, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको एक एक करके हम लोग कवर अप करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा हर एक टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है उआपा से रिलेटेड, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्कर टॉपिक। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, अगर इस कानून के बारे में थोड़ी भी अगर आपको जानकारी है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो कितने दिनों तक कोर्ट में उसको पेश नहीं किया जाता, या उसकी चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं की जाती। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी कैदी को जब पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस कैदी को जो है वो कोर्ट के सामने पेश करना होता है। यस, ये रूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जनरल रूल्स पुलिस सिस्टम के अंदर। बट यहां पर उआपा के अंदर किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया जाता है तो उस व्यक्ति को 180 दिन तक बंदी बना के रखा जा सकता है। मतलब 180 दिन तक टोटली उसको जेल में जो है वो भेजा जा सकता है, बिना जुडिशरी के इन्वॉल्वमेंट के। तो सोचो ये कितना, मतलब इसका अगर दुरुपयोग होता है तो ये कितना घातक, कितना खतरनाक हो सकता है। और यस, इसका दुरुपयोग होता है, इसीलिए ये टॉपिक बार बार न्यूज में आता है। अब क्यों इसका दुरुपयोग हो रहा है, क्या है ये पूरी चीजें, तो उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनना। अभी न्यूज ये आई थी कि अरुंधति रॉय जो है, जो नोवेलिस्ट, बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि उपन्यासकार है, बहुत ही फेमस, तो इनको अभी उआपा के तहत जो है वो हिरासत में लिया गया है। और ये सवाल उठा रहा है सिक्योरिटी मेजर और इंडिविजुअल राइट्स के बीच में, यानी कि व्यक्तिगत अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बीच में संतुलन के संबंध में एक बहस जो है वो छिड़ गई है, क्वेश्चन जो है वो सामने उभर कर आ रहा है, एक मुद्दा जो है वो सामने उभर कर आ रहा है। अब ये पूरी घटना क्या है तो उसको मैं आपको समझाता हूं। ये 1967, जरूर याद रखना, डायरेक्टली कभी कभी ईयर भी पूछ लिया जाता है कि उआपा कब लागू हुआ, तो 1967 में लागू हुआ। उआपा एक ऐसा कानून है जो कि टेररिज्म के साथ जो है वो डील करता है। मतलब सोचो, आप किसी के ऊपर अगर उआपा का केस लग जाए तो सीधे सीधे हम लोग को देखने को मिलता है कि उसकी छवि जो है वो एक टेररिस्ट के तौर पर जो है वो जोड़ दी जाती है। भले ही वो, देखो, वो गिल्टी हो या ना हो, वो बाद में जो है वो चीजें आती हैं, बट जनता के सामने तो एक चीज आ जाती है कि भाई टेररिज्म के मामले में इसको बंद कर दिया। तो सोचिए अगर वो इनोसेंट निकले, और मैक्सिमम केसेस में लोग इनोसेंट निकलते हैं इस कानून के तहत। ये एक तौर तरीका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी व्यक्ति को मेंटली परेशान करने का। ये बहुत क्लियर है और बहुत सारे आर्टिकल्स में ये चीज आ चुकी है, और काफी सालों से ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि वापा के तहत इसको हिरासत में ले लिया, उसको हिरासत में ले लिया। बट अल्टीमेटली जब कोर्ट में पूरा मामला जो है वो जाता है, तब सामने वाला व्यक्ति इनोसेंट जो है वो निकलता है, यानी कि मैक्सिमम केसेस इनोसेंट के जो है वो सामने नजर आते हैं उआपा के मामले में। तो इसी चीज को हम लोग जो है वो समझने वाले हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। देखो, पहली चीज तो उआपा के तहत जो है वो कोई भी व्यक्ति जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, यानी कि हमारे देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के ऊपर खतरा बन रहा है, हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए जो भी व्यक्ति खतरा बन रहा है या उसके भाषण खतरा बन रहे हैं, तो उस व्यक्ति को जो है वो उआपा के तहत हिरासत में ले लिया जाता है, ये कहकर कि ये व्यक्ति जो है वो देशद्रोही है, ये एक टेररिस्ट है, ये हमारी कंट्री को जो है वो अलग करने के लिए जो है वो फोकस कर रहा है, हमारी कंट्री का कोई हिस्सा, कोई टेरिटरी जो है उसको अलग करने के लिए जो है वो काम कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है। यस, तो ये चीज हम लोग को देखने को होती है। दूसरा पॉइंट आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप हिंदी मीडियम में भी याद रखिएगा, राइट। तो सिर्फ ये जो
डिपार्टमेंट हमें देखने को मिलता है, ये कार्रवाई करता है, ये इन्वेस्टिगेट करता है पूरे मामले को जो उआपा से जुड़े रहते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट से जुड़े रहते हैं। बात समझ में आई यहां तक? बोलो हाँ या ना। अच्छा, मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, उन्होंने बोला था कि सर नोट्स जो है वो कैसे बनाने हैं, थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दे दो। तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखो, आपको कुछ नहीं करना, ये जो टॉपिक है इसमें न्यूज में जो है वो अरुंधति रॉय लिखा हुआ है, तो वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टेट पीएससी शायद कभी कभी पूछ सकती है, तो दिमाग में अरुंधति रॉय अगर रखना चाहो तो रख लेना, और या फिर साइड में बस ऐसे ही लिख देना कि अरुंधति रॉय, तो इतने में आपको क्लियर हो जाएगा कि एक वर्ड में कि हाँ भाई इसको हिरासत में लिया गया था उआपा के तहत। फिर ये टाइटल डाल दो, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उआपा, हिंदी में डाल दो क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये इंग्लिश वाला भी है लिख लेना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अच्छा, ये कानून 1967 का है तो लिख लेना 1967 का ये कानून है। दूसरा तीसरा पॉइंट जो है आपको लिखना है कि ये कानून जो है वो किस पर्पस के लिए है, कि अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकने के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज यानी कि गैर कानूनी गतिविधियों को नियंत्रण में लाने के लिए। तो सिर्फ इतना लिखोगे, अनलॉफुल एक्टिविटीज गैर कानूनी गतिविधि। आपको रोकने के लिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके नोट्स होने चाहिए बहुत शॉर्ट। तो आपने उआपा लिखा, पूरा उसका टाइटल डाल दिया नीचे और 1967 वहीं पे लिख दो, अंडरलाइन कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि 1967, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में एरो बनाओ और लिखो अनलॉफुल एक्टिविटीज, गैर कानूनी गतिविधि, और ब्रैकेट में जो है वो डाल दो इंडियाज इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, भारत की अखंडता और संप्रभुता को जो भी नुकसान पहुंचा रहा है, बस इतना। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, नुकसान पहुंचा रहा है ये इतना देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट आपकी हो रही है। यस। नेक्स्ट पॉइंट में लिख देना एनआईए, सिर्फ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सिर्फ इतना वर्ड, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, बस। तो आपको इतने, यानी कि इतने से शब्द में, मतलब जरे से शब्द में आपको क्लियर हो गया कि उआपा का काम क्या है। और फिर उसके नीचे लिख देना 180 दिन, क्या लिख दोगे? 180 दिन, 180 डेज की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो चार्जशीट जो है वो फाइल कर सकती है 180 दिन के अंदर अरेस्ट के, सिर्फ 180 डेज, और चार्जशीट लिख दो उसके आगे कि चार्जशीट सबमिट करने के लिए 180 दिन का प्रावधान है, मतलब 180 दिन तक किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। ये नेक्स्ट पॉइंट आप लिख दो। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उआपा का संशोधन हुआ था 2019 में। क्या? उआपा का संशोधन हुआ था 2019 में, ये लिख दो, उआपा अमेंडमेंट 2019, उआपा यूएपीए, पूरा पूरा फुल फॉर्म बार बार नहीं लिखना है, यूएपीए, या फिर सिर्फ लिख दो अमेंडमेंट 2019, संशोधन 2019, बस। अब इस संशोधन में क्या हुआ था उसके आगे एरो लगा दो, फिर लिख दो कि इसमें गवर्नमेंट को एम्पावर किया था, गवर्नमेंट को शक्ति दी थी कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करेंगी कि कौन व्यक्ति टेररिस्ट है कौन नहीं है, राइट। तो यहां पर नोट्स पे किस तरफ से लिखोगे? एरो बना दिया आपने, 2019 संशोधन एरो, फिर लिख दो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर, फिर एरो बना के जो है वो लिख दो टेररिस्ट, टू डिक्लेयर टेररिस्ट, इतना लिख दो, टू डिक्लेयर टेररिस्ट, कि किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को जो है वो टेररिस्ट घोषित करने के लिए केंद्र सरकार जो है वो के पास पावर है। बस, हो गया, खत्म, इतना ही है बस। उआपा के अंदर इतने से नोट्स बस आपकी बनेंगे, बाकी चीजें होती है समझने वाली। फिर जब इस नोट्स को, इतने से नोट्स को जब फिर से देखोगे ना, तो आपको पूरा उआपा का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब सुनो आगे की बात है। तो मैंने आपको क्या बताया, केंद्र सरकार के पास क्या है? पावर है, कि केंद्र सरकार एक ऑफिशियल गैजेट जो है वो जारी करके किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित कर सकती है। एक पॉइंट और जोड़ देना, ये इंडियन और फॉरेनर्स दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, भारतीय और विदेशी, सिर्फ इतना लिखोगे, भारतीय विदेशी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये भी लिख देना, एक और बस छोटा सा पॉइंट, कि इंडिया के बाहर के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी कि इसका ज्यूरिसडिक्शन लिखो, ज्यूरिसडिक्शन यानी कि क्षेत्र अधिकार, इसमें यहां पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं लिखा, बट मैं आपको बता रहा हूं नोट्स कैसे बनाने हैं। ज्यूरिसडिक्शन डैश इंडिया एज वेल एज फॉरेन लैंड, यानी कि देश के बाहर भी अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ बातें कर रहा है तो उसको उआपा के तहत हिरासत में लिया जा सकता है, या उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, कि जैसे ही देश के अंदर आएगा दबोच लेंगे उसको। बस है, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। आप लोग नोट्स के चक्कर में, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स नोट्स बनाने के चक्कर में दूसरी किताब लिख देते हैं। अरे भैया प्रभु, नोट्स का मतलब ये होता है कि आप ऐसे खोलें, पर्चा देखें, और चीजें आपकी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, मेरे आसपास रखी है तो मैं दिखाता हूं आपको। अरे वो स्टिकी नोट्स नहीं आते हैं वो वाले, या स्ट्रिप वाले जो आते हैं, स्टिकी नोट्स मेरे आसपास रखे रहते हैं, वैसे अभी दिख नहीं रहा है मुझे, शायद कहीं पीछे कहीं रखे होंगे मैंने, या ड्रॉर में है क्या?
नहीं, यहाँ पर भी अभी दिख नहीं रहे, आसपास कहीं होंगे मेरे। राइट, स्टिकी नोट्स हमेशा अपने पास रखा करो, कि कोई भी कुछ भी चीज अगर आपको लिखनी है, कोई भी रिवीजन किसी दिन करना है, तो अपने आसपास देखो क्या करो, स्ट्रिप वाले स्टिकी नोट्स आते हैं, मैं समझ गया ना, वो लाल पीले कलर के पेपर जो होते हैं छोटे छोटे स्ट्रिप वाले, समझ गए होगे आप, ये पट्टियां होती हैं बस। वो बहुत मतलब मेरे ख्याल से 20 22 22 22 25 रुपए के आते हैं बस, उससे ज्यादा के नहीं आते, और बहुत सारे मिल जाएंगे आपको 20 25 30 रुपए में। और वो उस स्ट्रिप का आप काम करो कि आपको देखो आज की डेट में क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो स्ट्रिप में लिख दो। सुबह 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 जैसे ही आप उठ रहे हो लिख दो कि आपको आज क्या क्या करना है, वो टू डू लिस्ट होती है। और उसको आप चिपका लो अपने लैपटॉप पर या अपने दीवार पर कहीं पर भी, और रात में सोने से पहले वो पूरे टास्क खत्म करके उसको निकाल दो। तो ये चीज होती है भाई, ये काम करो, आप मेहनत करो। आपने देखा होगा पिक्चरों में, जो अधिकारी जो होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, अपने सामने पूरा वो टेप वेप से पूरा वो बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, कनेक्टिविटी क्लियर करते हैं। उनके फ्रिज में आपने देखा होगा वो इसी प्रकार की स्टिक जो है वो चिपकी रहती है, स्टिकी नोट चिपके रहते हैं। तो भैया आने वाले समय में अधिकारी बनना है तो थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को करो। मैंने देखा अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि नोट्स बनाने के चक्कर में दूसरी किताब लिख मारते हैं। तो हर चीज सिखाऊंगा एक एक करके। आपको जो भी दुविधा आ रही है, तकलीफ आ रही है, कमेंट बॉक्स पे डालो मुझे, मैं आपकी दुविधा सॉल्व करूंगा, इसलिए तो बैठा हूं भाई, मैं यही तो मेरा काम है। तो देखो, उआपा क्लियर हो गया आपको। अब रिवाइज कर लें एक बार उआपा। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कौन से साल का था? 1967। कौन इन्वेस्टिगेट करता है? एनआईए, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि कोई भी व्यक्ति हमारी देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी, संप्रभुता और अखंडता के ऊपर अगर खतरा बन रहा है, तीसरा पॉइंट, तो उसको जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। चौथा पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित करने की, और इस कानून के तहत। यस, और कौन किसके तहत? 2019 के संशोधन के तहत। पांचवा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंडियन फॉरेनर्स दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। छठवां पॉइंट, इंडिया के बाहर भी अगर कोई क्राइम होता है तो उसको भी उआपा के तहत हिरासत में लिया जा सकता है, यानी कि जुरिस्डिक्शन, क्षेत्र अधिकार इंडिया और इंडिया के बाहर तक का भी है। यस, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, बहुत सिंपल एज दैट, पूरा याद हो गया अभी के अभी। तो अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको कि नोट्स आपको कैसे बनाने, एक मैंने सोचा था कि पहले टॉपिक में आपको समझा दूं तो आपको क्लियर हो जाए, फिर आप आगे अपना काम करते रहो। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये चीज है आपके मेंस के लिए समझने वाली। इसके नोट्स नहीं बनेंगे, ये दिमाग में रखना। लो कन्विक्शन रेट, लिखना चाहो तो नोट्स में सिर्फ बुलेट वर्ड लिख दोगे बहुत है। लो कन्विक्शन रेट मतलब कि कम दोष सिद्धि दर। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लो, 18% ही मात्र इसमें, यानी कि जैसे 100 लोग को पकड़ा जा रहा है तो 18 लोग ही दोषी पाए जा रहे हैं, बाकी 82 लोग जो हैं वो बेचारे इनोसेंट हैं। राइट, जिनका कोई लेना देना नहीं था घटना से, और उनको हिरासत में लेकर बंद कर दिया, प्रताड़ित किया, एक्सप्लॉइट किया। राइट, नेक्स्ट, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है कि किस व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करना है, किसको नहीं करना, किस ग्राउंड्स पर, वो नहीं है। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, सीमित न्यायिक समीक्षा। जुडिशियल रिव्यू भी इसके अंदर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, क्योंकि जब तक केस जो है वो जुडिशरी के पास दिया जाएगा तब तक जुडिशरी थोड़ी ना कार्रवाई जो है वो कर पाएगी। राइट, उठाकर बंद कर दिया गया 180 दिन के लिए, फिर लेके ही नहीं गई जुडिशरी के सामने, चार्जशीट ही पेश नहीं करी। 6 महीने तक, वही 180 दिन तक किसी भी व्यक्ति को जो है बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स, लोगों के मौलिक अधिकार जो होते हैं उसका उल्लंघन है ये। राइट, तो ये सब चीजें। तो अब क्या किया जाए? तो भाई इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल आखिरी में करो, इसको अंतिम उपाय के रूप में जो है वो इसका उपयोग करो, उआपा को। डेफिनेशन प्रॉपर लेकर आओ, जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन होता है हमेशा। आप हमेशा देखेंगे कि जो भी ऊपर चैलेंजेस होंगे वही आप सोल्यूशन में देखेंगे। रीड डेफिनेशन सही नहीं है तो डेफिनेशन बनाओ भाई। राइट, पक्षपात जो है वो मत करो इस प्रकार से। राइट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी की मतलब छवि जो है वो खराब कर सकती है इस कानून के तहत। पावर होती है भाई, जलवे होते हैं, जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है। और आप तो तैयारी कर रहे हो परमानेंट ब्यूरोक्रेट बनने की, मतलब आपका 5 साल में जो है वो, 5 साल से आपका कोई मतलब नहीं होगा, 5 साल की सरकार से आप तो कंटिन्यू रहोगे रिटायरमेंट तक। तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मन लगा के करो, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, ये आपको टॉप लेवल ऑफिसर जो है बना देगा। इतनी पावर होगी आपके पास कि आप कुछ भी कर सकते हो, सही गलत जो भी। बट मैं तो कहूंगा कि भाई सही करना हमेशा, जो भी करना। फिर अब देखो, इनोसेंट कोई व्यक्ति जो है वो, उसको इनोसेंट ही रखो भाई जब तक वो गिल्टी नहीं हो जाता। अब देखो टेररिज्म का चार्ज यार बहुत बड़ा चार्ज होता है। किसी व्यक्ति को उठा लिया गया टेररिज्म के चार्ज पे तो जनता बोलने लगती है। अब आपके बगल में कोई रह रहा है, उसको उठा लिया
पुलिस ने आके पेपर में आ गया कि भाई टेररिज्म के चार्ज के तहत इसको बंद किया गया है। बेचारा जब वो छूट के भी आएगा तो भी लोग उससे डरेंगे। पूरी कॉलोनी में जो है वो बात फैल जाएगी, उसके आसपास के लोगों में बात फैल जाएगी, जनता के बीच में, कि इसको टेररिज्म के केस में बंद किया था। जैसे पार्टी में वो आया, वो होता है ना, चार पांच लोग फालतू बातें जो ज्यादा करते हैं, उनको अपने आप से तो कोई लेना देना है नहीं, दूसरों की बुराई करते हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। ये आया था टेररिज्म के केस में, उसको बंद किया था। चलो भाई, तो वही इंसान के छवि जो है खराब हो जाती है। हालांकि हालांकि आप लोग तो ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, टॉप मोस्ट आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो। आपको ये चार पांच लोग जो उल्टी सीधी बातें करते हैं पीठ पीछे, उनके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है, और ना उनसे बहस करने की जरूरत है। वो आपसे बोले, जो होता है ना, आप लोग भी ऐसे फेस करते हो, हाँ ये करेंगे आईएएस की तैयारी, ये बनेंगे आईएएस, और जिस दिन बन जाओगे तो वही बोलेंगे आके, अरे हम तो जानते थे तुम ही बनोगे बेटा। तो जब ऐसा बोले और आप सुन लो कि लोग बोले कि बेटा बड़ा डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, तो बोलना कि हाँ ठीक है सर, पता है कि नहीं हो पाएगा, पता है, जानते हैं बहुत अच्छे से, एक बार कोशिश कर रहे हैं। फिर वो बोले कि नहीं कुछ और भी करो। तो हाँ, दूसरा प्लान है ना कि भीख मांगेंगे, अगर आईएएस नहीं बन पाए तो भीख मांगेंगे। प्लान नंबर 2 हमारा भीख मांगने का है। ये रखो एटीट्यूड, एक ऐसा करो कि सामने वाला कि आपसे परेशान हो जाए कि भाई किससे मुंह लग रहा है। मैं वही बोलता हूँ ना, अगर किसी का मुंह बंद करना है तो कोई बेवकूफ है तो उससे बड़ा बेवकूफ बन जाओ। कोई आपको ज्ञान दे रहा, जी जी हाँ, अरे अरे आप ही भैया सब बढ़िया हो। क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको डील करना रहता है, भाई बात करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है, घर वाले बैठे हुए, घर पे आ गया भाई, एकदम से जा तो सकते नहीं है। तो 5-10 मिनट में उनको चढ़ा दो सर पे, अरे अरे बिल्कुल गुरु, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट। और फिर ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गए अपनी लाइफ से, तो अपने आप को पागल घोषित कर दो, उल्टी सीधी हरकतें जो है वो करो, किराए पे हाथी बुलवा लो। वैसे आजकल तो इलीगल हो गया, बंद कर दिया जाता है, राइट। बट फिर भी कुछ लोग आते हैं ना ऊंट और हाथी को लेकर, कभी कभी मेरे घर के आसपास एक दो बार दिखे हैं मुझे, राइट। बुलवा दो, हाथी ना मिले तो किसी उसको बुलवा दो, भैंस वाले को, भैंस के ऊपर बैठ जाओ, और एक व्यक्ति को 500 रुपए दो कि वो छाता लेकर जो है वो आपकी साइड में जो है वो चले, भैंस के ऊपर बैठ जाओ बढ़िया, और पूरी कॉलोनी में घूमो। लोगों को लगना चाहिए कि पागल हो चुके हो, कि जिससे कि कोई आपसे बात ही ना करे फिर, और फिर करो मन लगा के तैयारी। तो ये चीजें होती है भाई, करनी पड़ती है ट्रिक। कभी कभी रात में छत पे जो है वो जाकर खड़े हो जाओ, ऐसे देखते रहो, साइड वाला आपकी कॉलोनी में कोई पूछे आपसे क्या हो गया भाई इतनी रात में कैसे, यहां से गिरेंगे तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे, वो अचंभित होकर भाग जाएगा कि भाई इससे बात नहीं करनी है। तो अगर आपको लोगों को अपने आप से, क्योंकि दूर तो करना पड़ेगा बॉस आपको अपने आप को लोगों से, तभी इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। क्योंकि लोगों के साथ रहोगे तो लोगों की फालतू बकवास इतनी रहती है कि कुछ नहीं हो पाएगा। चलो फालतू बातें ज्यादा हो गई। इसमें बेल का भी जो है प्रावधान जो है वो प्रॉपर रखो भाई, नहीं तो फिर यही सब चीजें हैं जिसके कारण से उआपा का जो है वो अ, दुरुपयोग जो है वो हो रहा है। यस, तो अच्छे समझ में आया पूरा टॉपिक। चलो अब मैं आपको ज्यादा बातचीत में नहीं उलझाऊंगा, अपन अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जरूरी होता है यार, सिर्फ पढ़ना नहीं है आपको, आपको चीजों को समझना भी है। मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का नहीं है, ये सब चीजें तो आप खुद भी पढ़ लोगे यार, ये सब चीजें पढ़ने में कुछ नहीं है, राइट। समझना है मेन चीज, और मेन चीज ये समझना है कि तैयारी कैसे की जाती है। और वैसे भी आज सैटरडे का दिन है, तो थोड़ा तो बनता ही है। मंडे टू फ्राइडे ठीक है स्ट्रिक्टली मैं पढ़ा दूंगा, बट सैटरडे को थोड़ी बहुत अपन बातचीत भी करें तो अच्छा है अपने लिए। यस। अब नेक्स्ट, यूनेस्को। फटाक से वीडियो पॉज करो, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ यूनेस्को का फुल फॉर्म। दो ही तीन स्टूडेंट्स हैं मेरे, जैसे प्रिया है, रतराम है, इसकी गेमिंग करके हैं, तो सिर्फ यही लोग जो है बस आंसर अपने प्रॉपर जो है वो मेंशन करते हैं। आप सभी लोग किया करो भाई, आंसर नहीं लिखोगे तो मजा नहीं आएगा फिर, राइट। फिर वो तैयारी जो है वो होगी नहीं। ऐसा करो कि आप आंसर्स लिखो, फिर जिस दिन इंटरव्यू दो उस दिन बोलना कि भैया इतना एक्टिव रहना पड़ता है कि हर एक जो क्वेश्चन जब क्लास में लिया जाता है उसका आंसर हम देते थे, जाके चेक करो 1 साल पुरानी क्लास, ओनली करंट अफेयर्स वाले चैनल पे आपको मिलेगी, और वहां पर देखना कमेंट बॉक्स पे मेरा आपको रिप्लाई मैसेज जो है वो दिखेगा 1-1.5 साल पहले। ये होती है तैयारी, ये बोलना इंटरव्यू में। तो आज से प्लान करो भैया, आज आज जो प्लान करोगे कल बनने की तभी बन पाओगे। आज की डेट में आप जिस पोजीशन पर हो वो इसलिए हो क्योंकि आपने कल जो है वो बिगाड़ के रखा हुआ है अपना। और अगर आपको फ्यूचर अपना अच्छा करना है तो आज आपको अच्छा करना पड़ेगा, आज प्लान करना पड़ेगा, आज सही तरीके से चलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखो। यूनेस्को ने 2 नए टूल्स लेकर आई है। कौन से कौन से? अब देखो, इसको जो है वो आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी। ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप, ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस, और ग्रीनिंग स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्या समझ में आ रहा है इसमें? नाम में ही पूरी चीज छुपी है भैया।
ग्रीनिंग है, ग्रीनिंग में पेड़ पौधे ग्रीनरी की बात हो रही है। यस, यस बोलो हाँ या ना। याद ही नहीं करना है आपको, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। यूनेस्को ने दो टूल्स लेकर आए ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप के तहत। पहला है ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस। भैया करिकुलम क्या होता है? करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम। ये सुना है कि स्कूल में इस क्लास का करिकुलम क्या है, चेंज करो। सिक्स क्लास की किताबें ये होनी चाहिए, ये करिकुलम होना चाहिए सिक्स क्लास का, सेवन्थ क्लास का। सुना है कि नहीं सुना? पाठ्यक्रम कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो ग्रीनिंग और करिकुलम कि भैया पाठ्यक्रम में, करिकुलम में जो है वो शामिल करो किसको? क्लाइमेट की चीजों को, जलवायु या ये पर्यावरण की चीजों को ज्यादा शामिल करो, ये बोला यूनेस्को ने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला? ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड। नाम से मेरा ग्रीन स्कूल, भैया स्कूल में एक मिनिमम स्टैंडर्ड ग्रीनरी का रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा रखो कि भाई ग्रीनरी वाला हो, राइट। हरित एनवायरमेंट हम लोग को जो है वो स्कूल के अंदर देखने को मिले, जिससे कि बच्चा जो है वो मोटिवेटेड रहे, एनवायरमेंट के प्रति जो है वो अवेयर रहे। यस, बस यही है इस टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं है, और कुछ याद ही नहीं रखना आपको। इसमें नोट सिर्फ ये दो इस चीज के बना लेना, बस बाकी चीजें समझो। तो स्कूल और लर्निंग इंस्टीट्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट एक्शन को एक्सेलरेट करने में, क्योंकि भाई बच्चा जब स्कूल में सीखेगा तभी तो वो इनोवेटिव सोल्यूशन इस पर्यावरण के लिए लेकर आएगा। जब वो स्कूल में सीखेगा ही नहीं कि हमारा पर्यावरण जो है वो खराब हो रहा है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम फ्यूल अननेसेसरली जो है वो मतलब बर्न कर रहे हैं, राइट। गाड़ी जो हम चलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है उससे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जब बच्चा ये चीज नहीं सीखेगा तब वो कैसे इनोवेशन करेगा आगे चल के? बोलो हाँ या ना। यस। तो बस यही चीज है इसके अंदर कि भाई स्कूल को आप बेटर बना दोगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री का फ्यूचर जो है वो अच्छा हो जाएगा। यस। अब देखो क्या है, मैंने आपको पूरी चीज इसकी बता दी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार देख लेते हैं कि ग्रीन करिकुलम गाइडेंस। ग्रीन करिकुलम गाइडेंस मतलब करिकुलम पाठ्यक्रम। अब देखते जाओ। कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट एजुकेशन की होनी चाहिए स्कूल्स में। किताबें जो है वो क्लाइमेट एजुकेशन के बारे में बताए, किसके बारे में? जलवायु शिक्षा की जानकारी दे, एक सामान्य समझ स्थापित करना है। नेक्स्ट, किस प्रकार से कंट्री जो है वो अपने एनवायरमेंटल, अपने करिकुलम में एनवायरमेंटल टॉपिक को शामिल करें, अपने पाठ्यक्रम में जो है वो पर्यावरण विषयों को शामिल करें, एकत्रित करें, ये फोकस है, राइट। इसमें फोकस है कि 5 साल से लेकर 18+ तक के बच्चों को एनवायरमेंट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, पर्यावरण की, क्लाइमेट चेंज की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एक्टिव लर्निंग और हैंड ऑन एक्टिविटीज होनी चाहिए। टीचिंग मेथड कि वृक्षारोपण करो भाई, बच्चों को लेके जाओ, सिखाओ कि भाई पौधा लगाना इंपॉर्टेंट है, एफॉरेस्टेशन इंपॉर्टेंट है, ये सिखाना जरूरी है स्कूल के अंदर। दूसरा, ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रखो ग्रीन स्कूल्स क्रिएट करने के लिए। शासन एक अच्छा लेकर आओ, कमिटी जो बनाओ जिसमें स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, जिससे कि स्कूल का एनवायरमेंट जो है वो ग्रीनरी वाला बनाया जा सके। टीचर्स को ट्रेनिंग दो प्रॉपर, प्रॉपर तरीके से जो भी स्कूल के अंदर ग्रीनरी लगाई जा रही है उसकी ऑडिटिंग करो, पता लगे पौधा लगाया एक, अब होता है ना कि एक बच्चे से पौधा लगाया फोटो खिंचा ली, वही पौधा दूसरे बच्चे को दे दिया, लगाया फोटो खिंचा दी, यानी कि एक पौधे से पूरे स्कूल में फोटो खिंचवा दी, तो बोला हमने पौधे लगा दिए। तो जाके चेक करो भाई, ऑडिटिंग करना भी जरूरी है। कि बेवकूफ बनाने वाला कांड तो हमारे इंडिया में बहुत होता ही है, तो इससे बच के रहना। और ये सब आप करने वाले हो, चेक करने वाला काम। आप अधिकारी बनोगे, आप जाके स्कूल में चेक करोगे कि हाँ भैया फोटो वोटो आई थी, कहाँ है दिखाओ जरा फील्ड। अब वहां जाके देख रहे हो बंजर जमीन पड़ी है, स्कूल के प्रिंसिपल को ला बोल रहा है अरे साहब लगवाई तो थी हमने, वो मेरे ख्याल से शायद सूख गई। अबे मार खाओगे, सूख गई। तो ये काम आपका होगा, ये काम करना है इस तरीके का सुधारने का, तो वो पहले सीखनी पड़ेंगी चीजें, और यही चीजें हैं। नेक्स्ट, ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप। अब देखो ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसमें 80 कंट्रीज इन्वॉल्व हुई हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई एजुकेशन के थ्रू क्लाइमेट की प्रॉब्लम को खत्म करना है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि 50% कम से कम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो है वो ग्रीन स्कूल बन जाए 2030 तक। ये एम लिख लेना, एक नोट्स ये वाला बना लेना। फिर इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि अचीव करना है ग्रीन नेशनल करिकुलम 90% कंट्रीज में 2030 तक। तो 2030 के इनके दो टारगेट है, टारगेट जरूर लिखना है, टारगेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब इनके 4 पिलर है। अब ये 4 पिलर देखो आपको याद भी नहीं रखना है, पिलर के बस नाम लिख लेना बट याद नहीं रखना है। क्यों याद नहीं रखना है भाई? एक स्कूल याद रखो, स्कूल है, स्कूल के अंदर पढ़ाई की जाती है। दूसरा, स्कूल का करिकुलम, किताबें क्लाइमेट से रिलेटेड होनी चाहिए, स्कूल ग्रीन होना चाहिए, किताबें क्लाइमेट से रिलेटेड होनी चाहिए।
या फिर एनवायरमेंट का टॉपिक जो है वो किताबों में शामिल होना चाहिए या कोर्स में शामिल होना चाहिए। तीसरा, टीचर्स को ट्रेनिंग करो, स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं। चौथा, कम्युनिटी, पेरेंट्स वगैरह हुए, आसपास के लोग हुए, उनको अवेयर करो। बस याद ही नहीं रखना है भैया, आपको याद ही नहीं रखना है। अब प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी है अवेयरनेस नहीं है भाई। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी करी, इन्होंने जब सर्वे किया तो 70% युवा जो थे उनको पता ही नहीं था क्लाइमेट चेंज के बारे में, जलवायु परिवर्तन में क्या हो रहा है, आइडिया ही नहीं है। राइट। 47% नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर क्लाइमेट चेंज की डिटेल्स ही नहीं, किताबों में क्लाइमेट चेंज की ज्यादा जानकारी है ही नहीं। राइट। तो ये सब चीजें, फिर ग्रीन स्कूल को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करो। बस ये सब सबसे बड़े चैलेंजेस है कि किसी को पता ही नहीं ग्रीन स्कूल में क्या बनाए, हम हरा पेंट कर दें क्या? तो ये तो चीजें हैं, क्या बोले। और इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस है? प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। दूसरा चैलेंज, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अवसंरचना जिसको हम लोग बोलते हैं। राइट। फिर लोग इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं आपस में, कमिटीज, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स। यस। टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है, अब क्वालिटी टीचर नहीं होगा तो वो क्या सिखाएगा। नेक्स्ट, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है कि भाई ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल कैसे लेकर आए। तो वो सब चीजें, अब जो प्रॉब्लम है वो इसका सोल्यूशन है भाई, जो चीज नहीं है वो लेके आ जाओ ना। अवेयरनेस नहीं है तो कैंपेनिंग करो अवेयरनेस के लिए। किताबें नहीं है, किताबों में कोर्स नहीं है तो किताबों में कोर्स जो है वो शामिल करो। टीचर जो है वो ट्रेन नहीं है तो टीचर्स को ट्रेनिंग दे दो। यस। पैसा नहीं है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो सीख करो प्राइवेट सेक्टर से। बहुत सारे आप मल्टीपल अपने मन से जो है वो लिख सकते हो, पचासों चीजें। इसलिए ये सब चीजें आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, ये दिमाग में रखने वाली चीजें हैं कि भाई ऐसा आप लिखोगे और डोंट वरी, आप बोलोगे मुझे कि सर आप जब सिखा रहे हो दिमाग में आ जाता है, फिर बाद में भूल जाते हैं। भूल इसलिए जा रहे हो क्योंकि इसको पढ़ रहे हो, ये पढ़ने वाली चीज थोड़ा ना है, ये समझने वाली चीज है भैया। ये तो मैं 8वीं क्लास के बच्चे को एक बार सिखा दूं तो उसको समझ में आ जाएगा। तो आप कभी भी पढ़ाई को पढ़ाई की तरह मत लो, आपकी पढ़ाई जो होनी थी 12th क्लास तक हो गई है। अब आपकी समझदारी है, ये सब समझने वाली चीजें हैं। ये आम भाषा अपन बातचीत के थ्रू उसको पूरी सीख जाएंगे, उसमें क्या है, कितना आसान है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक लो भैया, चीता लेके आ रहा है। इनको समझ में नहीं आई, अभी लास्ट टाइम लेके आया था मैं अगर गलत नहीं हूं तो, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर का। इसको एक बार चेक कर लेना यार, एक बार कंफर्म कर लेना, नौरा करके है या कूनो करके है। वहां पर चीता लाया गया था, चीता मर गए थे भाई। काफी सारे चीता जो है वो मर गए, भूख के मारे, खाना नहीं मिला। काफी सारे चीता जो है वो मर गए स्ट्रेस के मारे। उनको वहां नाम्बिया से बंद करके, अफ्रीका से बंद करके जो है वो लाया जा रहा है। बेचारा चीता डर गया कि बंद करके कहां ले जा रहा हूं भाई, और जहां छोड़ा गया कि ये कहाँ गया मैं, वो घबरा गया कि साला मेरे शिकार तो होने नहीं वाला, तो डिप्रेशन में मर गया। वो होता है भाई, जानवरों में भी होता है, क्या बोले हम। अब दोबारा से चीता जो है वो इंडिया में लाया जा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार विकीपीडिया पे सर्च करना, छत्तीसगढ़ में आखिरी चीता था, जो उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था, मध्य प्रदेश वाला एरिया, बट वो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री में था। वहां पर था आखिरी चीता, जिसको अगर छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के किसी, यानी कि वो उसी टेरिटरी में, यानी कि मालवा वाली टेरिटरी में किसी राजा ने जो है मार दिया था उस चीता को, आखिरी चीता को। और ये घटना थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1950 के आसपास की, 1950 के आसपास की। चेक कर लेना इसको विकिपीडिया में एक बार कि लास्ट चीता, आखिरी चीता जो था वो इंडिया के अंदर कब था। तो अगर मैं गलत नहीं हूं शायद 1950 के आसपास की है वह घटना, और किसी राजा ने जो है वो शिकार कर दिया था उसका, आखिरी चीता का। और चीता लुप्त हो गए पूरी तरह से इंडिया से। अब उनको अफ्रीका से हम लोग जो है वो लेकर आ रहे हैं, नाम्बिया। अभी बोला जा रहा है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको लाया जाएगा। कहाँ है भैया गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो मध्य प्रदेश में है ये, नीमच डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहां पर चंबल नदी भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। यस। यहाँ पर गांधी सागर डैम भी है। ये क्षेत्र जो है वो चट्टानी क्षेत्र हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, और पूरा ओपन ग्रासलैंड है, हम लोग को देखने को मिल रहा है कि घास के मैदान जो है वो खुले हम लोग को देखने को मिलते हैं। चीता की बात करें तो ये बिल्कुल सही जगह है, जहां पे जैसे केनिया से चीता, केनिया में एक जगह है मसाई मारा करके, तो वहां वहां पे जो चीता रहते हैं, तो उसी टाइप का एरिया है। मतलब कि ये चीता जब यहाँ पर आएगा तो उसको लगेगा कि हाँ मैं अपनी टाइप की जगह पे आ गया हूँ। बट ऐसा नहीं है यार, थोड़ा भी इनका हैबिटेट में डिफरेंस होता है तो उनको पता तो लग जाता है। आप इनको बेवकूफ नहीं बना सकते, जानवर है तो क्या हुआ, आपके बेवकूफ बना रहे हो उनको, हैं। नेक्स्ट, तो अब चीता को हम जो ला रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना जरूरी है? तो भैया सबसे पहली चीज तो ये बहुत जरूरी है कि उसका जो हैबिटेट है, जो आवास है, वो प्रॉपर होना चाहिए, है कि नहीं। चीता के हॉस्पिटल्स बनाओ कि मेडिकल ट्रीटमेंट उनको तुरंत जो है वो मिल सके, मरे नहीं जिससे वो। इकोलॉजिकल असेसमेंट करो, पारिस्थितिक मूल्यांकन करो कि भाई वो जो क्षेत्र है
वहां पर प्रॉपर चीता के लिए खाना है कि नहीं, प्रॉपर जमीन है कि नहीं कि जहां पर वो सरवाइव कर सके, क्योंकि चीता को भागना रहता है भाई, उसको फ्लाइट लैंड चाहिए। नेक्स्ट, राजस्थान के साथ कोऑर्डिनेशन करो, पता लगे राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो मना कर दे कि हमारे यहाँ चीता आएगा तो ये हम नहीं बचाएंगे यार, हमें डर लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर अब देखो आज की डेट में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि चीता का शिकार वहां पर बहुत कम है। तो वहां पर चीता के शिकारों को लेकर आए, यानी कि चीता जिन जिन चीजों को खाता है तो उनको लेकर आओ। यहाँ से हिरणों को जो है वो रिलोकेट करो, नहीं तो हिरण हिरण जो है वो खत्म हो जाएंगे, राइट। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है जो मैं आपको बता रहा था, स्ट्रेस रिलेटेड मोर्टेलिटीज, कि चीता जब पकड़ लिया जाता है और फिर उसको दोबारा कहीं ले आके छोड़ा जाता है तो घबराया जाता है बेचारा, और डिप्रेशन के कारण मर जाता है। देखो मैं आपको चीजें जो बोलता हूँ ना, आपको कई बार लगता होगा अरे यार सर मजाक में बोल रहा है, हर चीज मेरी मजाक में मत लेना। तो ये इंपॉर्टेंट होती है ये सब चीजें। मैं हर चीज जो चीज मैं मजाक में बोलूंगा आपको बता दूंगा कि भाई मजाक वाली चीज है। जैसे वो, अब ये कॉमन सेंस भी होता है भाई। अभी मैंने राजस्थान का बोला था कि राजस्थान वाले बोलेंगे हमें डर लगता है, ये मत लिख के आ जाना मेंस में, राइट। तो इतने समझदार तो हो यार आप, कि चीजों को समझ जाओ कि हाँ भाई कौन सी मजाक वाली है कौन सी पढ़ने वाली है। पढ़ाई को मस्ती के तौर पर लेते जाओ, पढ़ाई होती जाएगी। पढ़ाई करना ही नहीं है आपको, ये पढ़ाई थोड़ा ना है भाई, ये तो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है, ये ज्ञान। और ज्ञान से याद है, हमारे ज्ञान सर के पेड कोर्स को जो है वो जरूर ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करिए। लिपॉर्ड कंपटीशन, अब ये बड़ा दिक्कत है। अब चीता का भी खाना सेम, तेंदुए का भी खाना सेम, भालू का भी खाना सेम, और भी हाइना का भी खाना सेम। और वुल्फ को क्या बोलते हैं अपन, ये वुल्फ लकड़बग्गा, तो ये हो गया हाइनास, है ना। और भेड़िए, भेड़ियों का भी खाना जो है वो सेम। अब चीता लेकर आ जाओगे तो खाने खाना में कमी पड़ जाएगी, तो वो बड़ा एक दिक्कत है। फिर आस पास में हाईवे है। अभी बीच में कुछ वीडियो देखा था मैंने, एक आदमी तेंदुए का कान पकड़ के उसको लेके जा रहा है, पता नहीं शायद मेरे ख्याल से देसी ज्यादा लगा ली होगी उसने, तेंदुए का कान पकड़ के लेके जा रहा है। मैंने कहा वाह भाई। बट हालांकि जब उसकी प्रॉपर जो न्यूज एनालिसिस हुई, क्योंकि देखो ऐसी चीजें देखकर मानना नहीं चाहिए, न्यूज एनालिसिस हुई तो पता लगा कि जो तेंदुआ था उसको लठ मार मार के बेचारे को अधमरा कर दिया था, कि उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसको लग रहा था कि भाई ठीक है तू कान ही पकड़ ले भाई मेरा, बट मुझे जिंदा रहने दे। क्या करें, अत्याचार करते हैं लोग बाग भी जानवरों के ऊपर। कुछ नहीं, अभी देखो अभी डॉग्स का ही देख लो आप। अभी आपने मेरे ख्याल से वो वीडियो देखा होगा कि एक बेचारे कुत्ते को जो है वो यार फांसी चढ़ा दी, यार फांसी चढ़ा दी। क्यों चढ़ाई, और वो भी किसने चढ़ाई और भैया बड़ा बिजनेसमैन था वो, जिसके कुत्ते को फांसी चढ़ाई, बैंड बजा दी उसने। वो नहीं होता जैसे आप अपने पेट को जो है वो उसकी केयर के लिए कहीं पे रखते हो। जैसे मैंने रखा था अपने दौलत को, मेरा जो पेट है उसका नाम है दौलत। मैंने जानबूझ के नाम दौलत रखा है, कि बार बार बोलूंगा कि दौलत आ तो दौलत आएगी। बड़ा यूनिक नाम है ना दौलत, आप लोग को भी रखना है तो रखना, कॉपी करना। क्योंकि अक्सर आपने डॉलर सुना होगा, बट ये यूनिक नाम है दौलत। और ये रखा मैंने जब था, जब एक मूवी है, यस बॉस, शाहरुख खान की, उसका एक गाना है, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी, उसमें एक लाइन है, सारी दौलत सारी ताकत सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है। तो बस वो गाना चल रहा था और मैंने बोला भाई नाम ये रखना है इसका, दौलत। तो लैब्राडोर है वो। तो इसको भी जब हम लोग कहीं बाहर गए थे तो मैंने इसको वहां पर छोड़ा था। आई गया अपना दौलत, देखोगे दौलत को, दौलत आइए इधर, वो देख, ये देखो दौलत है हमारा, मेरे पास ही रहता है। सो मैं उसको छोड़ छोड़ के गया था, तब उसने खाना पीना सब खाना जो है वो बंद कर दिया। मैं 2 दिन के लिए गया था, फिर जब मैं वापस आया फिर आई हैव डिसाइडेड कि नहीं भाई इसको घर पे ही रखूंगा मैं। भले मुझे एक्स्ट्रा पैसे देके घर पे किसी को रखना पड़े, हायर करना पड़े, और या तो ये मेरे साथ ही जाएगा, अब हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता ना, साथ ही जाएगा या फिर कोई ना कोई इसके पास अब घर पे ही रहेगा। तो बहुत, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक जो पशु जो होते हैं उनके लिए उनका एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेरा बेडरूम है वो इसका बेडरूम है, मतलब वो वहीं सोएगा, मतलब वहां पे साइड में उसका हमने बना के रखा हुआ है सोने के लिए, तो वहीं पे सोता है वो। ये नीचे वाला फ्लोर जो है वो मेरा फ्लोर है, ऊपर वाला फ्लोर है मम्मी पापा का है। तो ऊपर ऊपर जब जाता है वो, तब थोड़ी देर के लिए घूमता फिरता है, बट उसको आना वापस नहीं चाहिए, सोना उसको नहीं चाहिए, क्योंकि दे नो देयर हैबिटेट, उनको अपना आवाज पता है कि भाई कहाँ पे वो उनको रहना है। तो जब आप उनके आवाज को शिफ्ट करते हो ना, तब भी बेचारे मर जाते हैं। ये एक बड़ा इशू है, ठीक है।
तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं अच्छी से आपको पूरी चीज समझ में आई होगी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। नाम से समझ में आ रहा है, नाम से कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइस मतलब चावल, धान, डायरेक्ट सीडिंग। आप सभी को पता है ना कि भाई धान जब लगाया जाता है तो क्या प्रक्रिया होती है। पहले बीज लगा दो पानी के अंदर, उसको जो है वो बहुत देर तक जो है वो रखो, फिर उसके अंदर से सैपलिंग जो है वो निकल के आती है, हरी पत्ती जब उसकी निकल कर आती है, उगता है वो थोड़ा सा, फिर उसको निकाल के उसको अनरूट करके जो है वो कहीं और जो है उसको जो है वो रूट किया जाता है। यस, सभी को पता है ये प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। पंजाब के अंदर एक नई प्रोसेस पर काम किया जा रहा है जो बहुत अच्छी प्रोसेस है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इतना अच्छा होने के बावजूद भी बहुत ही कम एरियाज पर यह टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है जिसका नाम है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। धान की सीधी बुआई, बुआई नहीं बुवाई होता है मेरे ख्याल से, ये धान की सीधी बुआई। तो पंजाब सरकार जो है प्रमोट कर रही है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। इसमें जो बीज होते हैं ना, पहले जमीन को लेवल कर दिया जाता है एक मशीन के थ्रू, लेवलिंग की मशीन होती है जो जमीन खेत जो होता है उसको पूरा लेवल कर देते हैं। फिर एक ट्रैक्टर आता है, उसमें एक सीडलर जो है वो लगा रहता है, मशीन होती है, वो ड्रिल करती है और ड्रिल कर कर वहां पर बीज जो है वो छोड़ देती है जमीन के अंदर, राइट। और उसके पीछे एक डिवाइस होती है जो मिट्टी को जो है वो भरती जाती है। तो उसे ड्रिल किया, उसके पीछे डिवाइस हुई, इसने लेवल अप किया और बीज जो है वो अंदर, मतलब आप डायरेक्ट बीज को जो है वो जमीन में बोगे, रेदर देन वो करने की जगह जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। समझ गया कौन सी वाली? वो निकालने वाली। धान जब अपन उगाते हैं तब उसको निकाला जाता है, जब वो थोड़ा सा ग्रो कर जाता है फिर उसको कहीं और लगाया जाता है। तो आपको पता होगा ये वाली प्रैक्टिस है ना। तो ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस की राइस की डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो अब सुन लो अब न्यूज। बस डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या होता है पता लग गया ना, सिर्फ ये पॉइंट लिख लो, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, बस और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि पंजाब के अंदर ये प्रैक्टिस हो रही, बाकी दूसरी जगह नहीं हो रही। तो इसको हम लोग टार वाटर टेक्निक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टार वाटर टेक्निक, टार वाटर टेक्निक दूसरा नाम, ये भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिसमें बहुत कम पानी का उपयोग जो है वो लगता है, और इसके बेनिफिट के बावजूद भी मात्र 1.73 लाख एकड़, 79 लाख एकड़ में से सिर्फ इतने से एरिया पर हमें देखने को मिल रहा है कि इस टेक्निक का उपयोग हो रहा है। तो ये टेक्निक क्या है वो पूरा मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया, देख लो। नोट्स पे भी देख लो आप, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, समझने वाली चीज थी, आपको समझ में आ गई। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि धान चावल जो होता है, राइस धान, उसके सीड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है फील्ड में डाल दिए जाते हैं। इसमें कोई नर्सरी प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं, कोई ट्रांसप्लांटेशन की जो है आवश्यकता जो है वो नहीं है, रोपाई करने की, रोपाई जिसको बोलते हैं, रोपाई की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रेडिशनल मेथड जो रोपाई का होता है वो सब कुछ नहीं करना, जिसमें अपरूट और रीप्लांट किया जाता है, जहां पौधे को उखाड़ कर दोबारा लगाया जाता है, जो मैं भी आपको बता रहा था, वो सब कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट ड्रिल लगानी है। प्री जर्मिनेटेड सीड की हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, पूर्व अंकुरित बीजों की खेत में जो है वो ड्रिलिंग के थ्रू जो है वो अंदर बीज डाल दिया जाता है, ट्रैक्टर पावर्ड मशीन के थ्रू। बस काम हो गया खत्म। इसके फायदे ये हैं, हमें देखने को मिलता है कि पानी बचता है, लेबर बहुत कम लगती है, क्योंकि लेबर भाई लगेगी ना, अपरूट करके फिर रीप्लांट करोगे तो लेबर लगेगी, तो लेबर इसमें कम लगती है। 7 से 10 दिन पहले ही क्रॉप जो है वो मैच्योर हो जाता है, राइट। इसमें सॉइल की हेल्थ जो है वो इंप्रूव होती है। ग्रीन हाउस गैस बहुत कम लगता है, क्योंकि जब आप बार बार मिट्टी को खोदते हो, एक तो मिट्टी की क्वालिटी खोदने के कारण खराब होती है, और मिट्टी के अंदर से मीथेन गैस रिलीज होती है। तो इसमें नहीं होगा ये सब, क्योंकि इसमें पूरा अपन ड्रिल जो है वो कर देंगे और उसमें काम हो जाएगा एक ही बार में। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें जो है वो अनचाहे जो पौधे होते हैं ना, जंगली पौधे, वो जो है वो उग जाते हैं। इसके बीज थोड़े से महंगे जो है वो पड़ते हैं। इसमें लेजर लैंड लेवलिंग होती है, मैंने आपको बताया ना कि जमीन को लेवल पे लाया जाता है, तो उस वो 1,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से थोड़ा सा खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि अगर कहीं पर भी लेवलिंग प्रॉपर नहीं है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो होना नहीं चाहिए, राइट। मिट्टी में अगर आयरन की कमी है तो भी दिक्कत हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। ये चीज है। अब क्या करना चाहिए? तो पहली चीज तो भाई किसानों को अवेयर करो, प्रॉपर एजुकेशन दो इस टेक्निक के बारे में। दूसरा, अगर किसानों को कोई लॉस हो रहा है इनिशियली तो उसको उसकी भरपाई करो, कंपनसेट करो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अच्छी पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजी है। यस। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ, और सरकार पॉलिसीज भी लेकर आए इस टेक्निक को बढ़ावा देने की, राइट। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक। यस। अब बात करेंगे मगरमच्छों के संरक्षण की। तो इंडिया क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975, 1975 का एक प्रोजेक्ट है, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। तो याद रखना, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां पर है, ये क्वेश्चन आएगा तो ओडिशा आपको ध्यान में रखना है। यहां पर बहुत बुरी स्थिति थी, यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो ये मगरमच्छ जो है उनकी मौतें हो रही थी,
उनका जो आवास स्थल था, यानी कि जो हैबिटेट एरिया था उनका, वो कम होता जा रहा था, राइट। अब इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट जो है वो कर लिया है, इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। बट हम समझेंगे कुछ क्रोकोडाइल की स्टोरी की, मगरमच्छ को लेकर जो है वो इंडिया के अंदर क्या स्थिति हम लोग को देखने को मिल रही है, और ये सक्सेस जो है वो देखेंगे इस पर्टिकुलर प्लान का। तो जब भी क्रोकोडाइल्स की बात होती है तो उसमें क्रोकोडाइल आते हैं, एक तो मगरमच्छ हो गया, एलिगेटर्स हो गए, घड़ियाल हो गए, तो ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। इनको जो है वो मारा जाता है इनकी स्किन के लिए, राइट, इनको जान से मार दिया जाता है, राइट, कमर्शियल किलिंग जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं। और इनका हैबिटेट भी लॉस हो रहा है, जिस क्षेत्र में ये रह रहे हैं वो क्षेत्र कम होता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है, ह्यूमंस तो कारण है ही, राइट, इंसानों के कारण। तो 1975 में यूनाइटेड नेशन और इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। याद रखना ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि दोनों ने, यूनाइटेड नेशन और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, ये जो प्राकृतिक अधिवास जो हम लोग को देखने को मिलता है, या आवास आप बोल सकते हो, जो है इनका, तो उस पर फोकस करो कि उसको प्रोटेक्ट करना है, इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना है। कैसे? कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू। कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि उनको एक जगह पर जो है वो रखा जाता है बंदी करके, जिससे कि वो वहां पर ब्रीडिंग जो है वो कर सके। नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि इनके जो नवजात शिशु हैं वो बच सके, उनका सर्वाइवल रेट जो है उस पर फोकस किया जाता है। अब इस पर कौन सी प्रजातियों पर फोकस किया जा रहा है, तो सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखना, जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं, जो लवणीय जल वाले जो मगरमच्छ हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो सॉल्ट वाटर पे रहते हैं, तो ये जो मगरमच्छ होते हैं गाइस, तो ये सबसे बड़े होते हैं पूरे दुनिया भर में। लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल जो है उनको कहा जाता है, और ये भीतरकनिका नेशनल पार्क, सुंदरबंस, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ये फैक्ट आप ध्यान में रखोगे। फिर मगर तो आप जानती हो, मगरमच्छ जिसको हम लोग जनरली मगर बोलते हैं, तो काफी सारी इंडियन स्टेट्स में ये पाए जाते हैं। घड़ियाल की बात करें तो घड़ियाल थोड़ा थोड़ा सा गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, यानी कि बहुत कम एरियाज पर जो है वो देखने को मिलता है। ये लंबे मुंह वाला होता है ना घड़ियाल, तो वो चीज। फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो सबसे बड़े होते हैं, तो उनकी संख्या जो है वो भीतरकनिका नेशनल पार्क से 95 थी 1975 में, अब बढ़कर 1811 हो गई है 2023 सेंसस के थ्रू। फिर ह्यूमन और क्रोकोडाइल के बीच में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट। ह्यूमन जो है वो क्रोकोडाइल को मार देते हैं, कई बार ह्यूमन जो है वो क्रोकोडाइल की चपेट में आ जाता है। तो ऐसी चीजें भी कई बार देखने को मिलती है। और जब भी मगरमच्छ का टॉपिक आता है तो मुझे एक किस्सा अपना याद आता है। ये किस्सा है पिछले पिछले साल का है, मेरे ख्याल से 2023 का होगा, हाँ 2022 या 23 का होगा। तो मैं एक नाम, जगह का नाम नहीं लूंगा। अपने भी फोर्स में काफी सारे लोग हैं, दोस्ती यारी है, पहचान है। जैसे आप लोग भी जब फोर्स ज्वाइन करेंगे, आईपीएस वगैरह बनेंगे, तो ऐसी दोस्ती यारी जान पहचान हो जाती है। तो मैं एक प्रोटेक्टेड एरिया में था, नजदीकी यहीं पर। और एक्चुअली हमें क्या पार्टी करनी थी, मैं चाह रहा था कि यार वाइल्ड लाइफ में थोड़ी पार्टी करें। अब वो एक्चुअली ऑफिशियल वाइल्ड लाइफ नहीं है, वहां पर जाना लेट नाइट जो है मना रहता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजों का खतरा है। वहां पर टाइगर की भी मूवमेंट होते हैं, राइट, वहां पर क्रोकोडाइल्स भी हैं। तो वही था। तो बट मुझे मन था कि यार ऐसे क्षेत्र में जाऊं मैं और थोड़ा पार्टी वगैरह हम लोग करें। सो हम गए थे वहां पर, हमने पार्टी वगैरह जो है वो स्टार्ट करी बढ़िया। और सब ऑफिशियल्स थे, मतलब चार पांच, ज्यादा नहीं, चार पांच लोग थे हम लोग वहां पे। तो बढ़िया मस्ती हो रही है, अच्छा खुले एनवायरनमेंट में अच्छा लग रहा है। तो हमारे साथ एक अधिकारी थे, वो उनने बोला कि झा जी, आपको पता है कि यहाँ पर मगरमच्छ है? तो मैंने कहा हाँ सर पता है। तो बोलते हैं कि भैया आप टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोलते यहाँ पे नहीं आएगा वो। मैंने कहा क्यों नहीं आएगा? तो बोलते उसको पता है यहाँ पुलिस खड़ी है, इसलिए वो नहीं आएगा। अरे बोलता पुलिस के पास बंदूक होती है झा साहब। अरे मैंने कहा भैया, मैंने कहा चलो थोड़ा, मैंने कहा अब खाना शुरू करते हैं, हो गया बहुत। तो वो चीज, तो ऐसी भी होती है घटना। वो जब जब मगरमच्छ का टॉपिक छिड़ता है तब तक ये घटना जो है वो याद आती है, बड़े स्टाइल से, मतलब बहुत सीरियसली बोला कि आप जानते हो यहाँ पे नहीं आ सकता वो। तो मैं थोड़ा वो, मैंने कहा क्यों नहीं आ सकता भाई? तो बोलते कि उसको पता है यहाँ पुलिस खड़ी है। होता है, ऐसी भी चीजें होती रहती है, आपके साथ भी होंगी। तो ये सब चीजें हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल जो है बचाने के लिए, यानी कि भाई मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी मनुष्य जो है वो 30 मार खा बन के जो है वो आगे ना घुसने लगे कि अच्छा यहाँ पे मगरमच्छ है, रुक मैं डाइव मार के आता हूँ। बेटा डाइव मार करेगा वो, मुंह खोल के बैठा रहेगा, अंदर ही ले लेगा सीधे। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में हम बात करते हैं, तो ओडिशा के अंदर ये नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है सुंदरबंस की बात। मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ कि सुंदरबन कौन से राज्य में है। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारी नहरें जो है वो नजर आएंगी, अलग अलग नदियों की, राइट। एक अच्छा नेटवर्क नहरों का यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर सिर्फ क्रोकोडाइल का ही आवास नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑलिव रिडले सी टर्टल्स भी जो है वो रहते हैं, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। और सबसे बड़ा इशू यही है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीजें।
सुधाकर कर करके एक व्यक्ति हम लोग को देखने को मिलता है, जिनको क्रोकोडाइल मैन कहा जाता है। वो यहाँ पर लगातार ये मगरमच्छ को बचाने के प्रयास जो है वो करते जा रहे हैं, और हर साल क्रोकोडाइल सेंसस भी जो है वो लाया जाता है, राइट। तो ये चीज है, तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़े से ध्यान में रखना है। अब एंजल टैक्स क्या होता है, इस पर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। आपने एंजल इन्वेस्टर का नाम सुना है कि एंजल इन्वेस्टर जो है वो कौन होते हैं? मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो किसी स्टार्टअप पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो नहीं चाहते कि उनका नाम जो है वो सामने फोरफ्रंट पे आए, राइट। तो वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर, कि जो पैसा देते हैं एक नई नई एंटिटी को, एक नई नई कंपनी को, स्टार्टअप को। वैसे ही होता है एंजल टैक्स। अब ये बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस है कि कई बार क्या होता है, अब देखो इसमें होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू शेयर की, यानी कि एक शेयर की मार्केट वैल्यू मैं मान लेता हूं कि 50 रुपए है, राइट। एक कंपनी के एक शेयर की मार्केट वैल्यू 50 रुपए है। अब उस एक शेयर को जो है वो कोई एंजल इन्वेस्टर आकर जो है परचेज कर रहा है 100 रुपए में, मतलब मार्केट वैल्यू से ज्यादा में परचेज कर रहा है, मतलब कि उसकी फेस वैल्यू जो शेयर का है वो फेयर मार्केट वैल्यू से जो है वो ज्यादा है। उसमें डिफरेंस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे जो इन्वेस्टर जो ज्यादा वैल्यू पे जो है वो शेयर परचेज कर लेते हैं, मार्केट वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में, क्योंकि उसको तो सपोर्ट करना है कंपनी को फंड देना है। तो ऐसे जो इन्वेस्टर होते हैं जो इस प्रकार से शेयर जो है वो ज्यादा वैल्यू में, हाई वैल्यू, मार्केट वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में परचेज करते हैं, तो ऐसी चीज पर टैक्स लगाती है सरकार, और लगभग 30% के आसपास ये टैक्स होता है, और इसको एंजल टैक्स बोलते हैं। कि आप जो है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में जो है वो शेयर अपने बेच रहे हो, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये वाली चीज जो है वो खत्म करने पर बात की जा रही है, क्योंकि इससे स्टार्टअप को बड़ा नुकसान होता है। अब जो नई नई एंटिटी है भाई, उसको तो फंड चाहिए ना, पैसा चाहिए उसको, क्योंकि उसको अपने ऑपरेशंस करने हैं, और उसने अगर किसी इन्वेस्टर को मना लिया और उससे उसको पैसा मिल रहा है तो अच्छी बात है ना वो तो। बट यहाँ पर सरकार उनसे जो है टैक्स चार्ज कर लेती है, लगभग 30% के आसपास रहता है, ये 30 दशमलव कुछ % होता है। तो इसी को ही खत्म करने की जो है बात की जा रही है, इसीलिए ये बार बार टॉपिक न्यूज में देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंजल टैक्स क्या है। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कोई एक इन्वेस्टर जो नई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे मैं हूं, मैं किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अब मैं क्या, मुझे उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, कि मैंने कहा यार बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार तुम। तुम्हारा एक शेयर कितने का बताओ? 50 रुपए का। मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं तुम्हें एक शेयर, तुम्हारा एक शेयर के बदले में तुम्हें 100 रुपए दूंगा। अब इस ट्रांजेक्शन को सरकार ने पकड़ लिया, सरकार ने बोला कि नहीं भाई, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इस पर, और ये 30% टैक्स हम लेंगे। तो इससे क्या हुआ, स्टार्टअप के पास तो कम पैसा आया भाई, उसके पास 30% कम पैसा आया ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको 1 करोड़ रुपए दिए, तो उसको के पास तो है जो है वो सिर्फ 70 लाख रुपए आएंगे, कि 30 लाख रुपए तो सरकार जो है वो ले जाएगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, मतलब 1 करोड़ रुपए ऊपर वैल्यू के। ठीक है, अब ऐसी चीज, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है वो सपोर्ट कर रही है कि हाँ भाई, इसको रिमूव कर दो, एंजल टैक्स के प्रावधान को हटा दो, जिससे कि स्टार्टअप के पास ज्यादा से ज्यादा फंड आ सके, पैसा आ सके। और अभी 2023 में कुछ अमेंडमेंट, संशोधन हम लोग को देखने को मिले। इस संशोधन के तहत ये हुआ था कि भाई कि जो फॉरेन इन्वेस्टर जो है उनके लिए इंक्लूड कर दो, बट जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो है वो खत्म कर दो। और सेकेंडली, बाद में कुछ कुछ कंट्रीज के लिए भी जो है वो बंद कर दिया गया था, मतलब स्टार्टअप्स की फंडिंग के लिए, मतलब वो कर दिया कि हटा दिया कि भाई एंजल इन्वेस्टर्स जो अगर इस प्रकार से शेयर्स खरीदते हैं तो उन पर हम टैक्स जो है वसूलेंगे नहीं। तो अभी इस पर जो है वो आगे कार्रवाई जो है वो चल रही है, जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। अब कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड एक टॉपिक है, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से रिलेटेड। अब देखो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई सी लेवल जो है वो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर लेवल बढ़ रहा है। उसके कारण ग्लेशियर्स, आइस शीट्स जो है वो मेल्ट हो रहा है। बोलो हाँ या ना, है ना, मेल्ट हो रहा है ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो क्या होगा, समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड तो नीचे आएंगे आएंगे। प्लस ये भी बताया जा रहा है कि जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है, प्राचीन स्मारक हैं, वो भी पानी के नीचे चले जाएंगे, समा जाएंगे। और दूसरी चीज आपको बता दें कि एजियन सी, अगर आप मैप में ध्यान से देखोगे तो मेडिटेरेनियन सी के पास आपको एक एजियन सी जो है वो नजर आएगी। तो ये भी खतरे में है क्लाइमेट चेंज के। और डेलोस करके एक हम लोग को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मेडिटेरेनियन सी में है, उसको सबसे ज्यादा खतरा है लुप्त होने का, खत्म होने का, डिसअपियर होने का, पानी के नीचे चली जाएगी ये। तो बस ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ जो पूरी टॉपिक्स मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये मेंस का क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया आज का, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आज एंजॉय करो आप, आज आपको मेंस का क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। और अब मिलेंगे हम लोग मंडे को, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद। और लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर हिट किया करो।